हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट्स के बारे में, ठीक है। और वो कंसेप्ट्स कौन कौन से होंगे, आपके सामने कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, बस मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स बिहेवियर यानी कि प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एक वीडियो अभी हमने अपलोड की थी, उसमें हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन को डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा शॉर्ट में उसको डिस्कस कर लेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न टू स्केल, इसके बारे में देखेंगे। आइसोकॉन्ट के बारे में देखेंगे। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में देखेंगे। कॉस्ट कर्व एनालिसिस, इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों हम लोग देखेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है, उसकी इलास्टिसिटी के बारे में। मार्केट, कौन कौन से मार्केट के बारे में हम लोग को जानना चाहिए, उसका कंसेप्ट और उसके क्लासिफिकेशंस, ठीक है। इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं फर्म्स और इंडस्ट्री के लिए, कौन कौन से सिचुएशन में, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली में, ठीक है। इन तीनों सिचुएशन में कैसे आप इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली, मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स आर कॉल्ड एज, तो समझ लीजिए इनपुट को जब भी आप प्रोसेस करते हो और वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। अब ये ऐसा नहीं है कि इनपुट आपने बस लगाया और फिर आउटपुट में कन्वर्ट हो गया, नहीं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर उन चीज़ों को आप प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे तो ये जो आउटपुट आपको यहाँ पर दिख रहा है वो आउटपुट आपको सही नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपके आउटपुट को सही रखने में आपकी हेल्प करेंगे, वो हैं आपका पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं। लैंड यानी कि आपका नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। लैंड यानी कि ज़मीन, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लैंड, मिनरल्स, वाटर, ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर काउंट होंगे, ठीक है। लेबर का मतलब यहाँ पर ह्यूमन एफर्ट्स, नॉर्मल सी बात है, अगर आप कोई फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन कर रहे हो तो वहाँ पर आपके ह्यूमन एफर्ट्स की नीड पड़ेगी, चाहे वो आपके फिजिकल टर्म्स में हो चाहे आपके मेंटल टर्म्स में हो, लेकिन आपको नीड पड़ेगी, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा ना ह्यूमन रिसोर्सेज, उसी के बारे में बात हो रही है। कैपिटल, कैपिटल में क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है। मैन मेड मतलब जो भी मैन मेड रिसोर्सेज है, मतलब हमारे द्वारा बनाई गई जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनका जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। कैपिटल में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपके मशीनरीज हो गए, टूल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ें जो हम लोग द्वारा बनाई गई हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें, और उनका यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। और फिर लास्ट में एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अदर फैक्टर्स, रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन। अब ये वो बंदा है जो कि रिस्क लेगा प्रोडक्शन करने का, प्लस उसमें इनोवेशन इंट्रोड्यूस करेगा, सो दैट इनपुट लगाने पर जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट थोड़ा फ्रूटफुल हो और उसको फ्यूचर में हम लोग सेल आउट भी कर सकें, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने देख लिया, क्या प्रोडक्शन देख लिया, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्शन को डिटरमाइन करते हैं या फिर प्रोडक्शन को एनहांस करने में हेल्प करते हैं, तो उसके हम लोगों ने फैक्टर्स देख लिया, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए तो अगर लैंड के लिए, लैंड के अगेंस्ट में कुछ हम लोग को पे करना होता है तो लैंड के अगेंस्ट में हम लोग देख लेते हैं रेंट, ठीक है। लेबर के अगेंस्ट में हम लोग को पे करना पड़ता है वेजेस। कैपिटल के अगेंस्ट में हम लोग को पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अगेंस्ट में क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना पड़ेगा, ये होता है आपका फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। मतलब लैंड का कॉस्ट आपको रेंट रहेगा, लेबर का कॉस्ट आपको वेजेस रहेंगे, कैपिटल का कॉस्ट आपको रहेगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप का कॉस्ट क्या रहेगा, प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ प्रोडक्शन। लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन में पहले हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हम लोग पढ़ते हैं, याद रखिएगा शॉर्ट रन कंसेप्ट होता है ये, ठीक है। शॉर्ट रन का जहाँ सीन होता है वहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें आपका एक फैक्टर वो फिक्स रहेगा, चाहे वो आपका लैंड हो चाहे आपका कैपिटल हो। मेनली जब हम लोग फैक्टर्स देखते हैं ना तो हम लोग सबसे पहले यही दोनों फैक्टर्स देखते हैं, लैंड या कैपिटल। इन दोनों में से एक चीज़ क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। एज यू इंक्रीज, अब इसका जो मेन जो लॉ है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। एज यू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर वाइल होल्डिंग द अदर्स फिक्स्ड,
मान लीजिए आपने क्या किया, ये यहाँ पर आपका लैंड नहीं था, ये आपका लेबर था, ठीक है, ये क्या था, लेबर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन क्या बोली है कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने कैपिटल को फिक्स रख दिए हो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, आपका कैपिटल फिक्स है और ये जो आपका लेबर है इसको आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो वही यहाँ बोल रहा है एज यू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर वाइल होल्डिंग द अदर्स फिक्स्ड, अगर आप ऐसा करोगे द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर विल इवेंचुअली डिक्लाइन, तो इसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो आपका डिक्लाइन करने लगेगा, ठीक है। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए उसको पढ़ते हैं। ए फार्मर हैज़ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड बट कैन ऐड मोर वर्कर्स, एक फार्मर के पास समझ लीजिए इतना बड़ा लैंड था और उसमें वो और वर्कर्स ऐड कर रहा है, ठीक है, उसमें वो ऐड करता जा रहा है वर्कर्स। इनिशियली एडिंग वर्कर्स इंक्रीजेज आउटपुट सिग्निफिकेंटली, स्टार्टिंग में तो क्या है, वो जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी वो आपकी इंक्रीज होने लगी, ठीक है। जब इसमें क्या है कि जब आप इस लैंड में कई सारे लेबर्स को इंट्रोड्यूस करते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज कर रही है, बट इवेंचुअली एडिंग मोर वर्कर्स लीड्स टू स्मॉलर एंड स्मॉलर इंक्रीजेस इन आउटपुट। आप जैसे जैसे और बढ़ाते जाओगे ये आपका जो आउटपुट है वो पहले मान लीजिए पहले इतना कर रहा था, इतना इंक्रीज हो रहा था, मान लीजिए 100 इंक्रीज हो रहा था, अब आपका इंक्रीज होगा आउटपुट 50 अराउंड, 50 अराउंड, ठीक है। मतलब आपकी वो जो प्रोडक्टिविटी है वो अब धीरे धीरे कम हो रही है और एक टाइम आएगा कि आप उसमें और ऐड करते जाओगे और ऐड करते जाओगे तो वो प्रोडक्टिविटी अब आपकी ज़ीरो या फिर नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, या तो नेगेटिव हो जाएगी या तो ज़ीरो हो जाएगी। अगर आप एक मशीनरी है, ठीक है, एक मशीनरी है, उस पर काम करने के लिए हम लोग को 5 लोगों की नीड होती है। अब 5 लोगों की नीड होती है तो चलिए आप लोगों ने क्या किया, आपने उस पर 6 बंदे लगा दिए। जब 6 बंदे लगा दिए तो काम चल रहा है, चलिए फिर भी चल रहा है। अगर आप उस पर 10 बंदे लगा दोगे तो फिर वो मशीन की प्रोडक्टिविटी तो ख़त्म हो जाएगी। क्यों, जहाँ पर 5 लोगों की जगह है वहाँ पर आपने क्या कर दिया, वहाँ पर 10 लोगों को एम्प्लॉय कर दिया, तो फिर अब आप उस मशीन की प्रोडक्टिविटी को लूज़ करते हुए देखेंगे, ठीक है, उससे आपको अब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये क्या था आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, याद रखिएगा ये शॉर्ट रन कंसेप्ट होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका एक फैक्टर फिक्स होता है और एक फैक्टर आपका वेरिएबल होता है, ठीक है। एज यू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर वाइल होल्डिंग द अदर्स फिक्स्ड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर विल इवेंचुअली डिक्लाइन। और एक बढ़िया सा एक एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए ये एक डायग्राम बना हुआ है, ये आपको अपने एग्जाम में बनाना पड़ेगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करोगे आपका ये जो टोटल प्रोडक्ट है ये क्या करने लग रहा है, ये डिक्रीज़ करने लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी कम हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। रिटर्न्स टू स्केल, अब देखिए ऊपर क्या था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम लोग कब देखते हैं, जब हम लोग को शॉर्ट रन वाला सीन देखना होता है, और लॉन्ग रन के लिए कौन सा सीन है, रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। याद रखिएगा ये एक लॉन्ग रन कंसेप्ट है, इसमें सारे के सारे फैक्टर्स आपके वेरिएबल्स रहते हैं, मतलब फिक्स्ड नहीं रहता कुछ, ठीक है, सब क्या रहता है, वेरिएबल, ठीक। इट डिस्क्राइब्स हाउ आउटपुट चेंजेस व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड प्रोपोर्शनली, जब आप सारे के सारे इनपुट्स को इंक्रीज़ करते चलोगे, ठीक है, जितने भी इनपुट्स आपके पास है, जितने भी फैक्टर्स आपके पास हैं, आप सभी को इंक्रीज़ करते चलोगे, चाहे वो आपका लैंड हो, कैपिटल हो, लेबर हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर जो भी चीज़ें हो, आप सभी को इंक्रीज़ करते चलोगे तो आपका जो आउटपुट में चेंज होगा उसी को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए जब आप सारे के सारे फैक्टर्स को इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर पहला जो ये आपका जो ड्यूरेशन रहेगा ना, ये आपका 3 स्टेजेस में, ध्यान दीजिएगा 3 स्टेजेस में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेज है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसमें क्या होता है, आउटपुट इंक्रीजेज मोर देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन इनपुट्स, ठीक है, मतलब आपका जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा, मतलब डबलिंग इनपुट्स मोर देन डबल्स आउटपुट। मान लीजिए आपने एम्प्लॉय किया है 2 इनपुट, तो अब आपका जो प्रोडक्शन होगा वो आपको आउटपुट कितने का मिलेगा, 4, आपने लगाया 2 और आपको मिला 4, ठीक, ये होगा आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। नेक्स्ट है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, अब आपने क्या किया, अब आपने और लगाया, ठीक है, अब देखिए आपने लगाया 4, ठीक,
और आपको मिलने लगा कितना 4, ठीक है। तो ये क्या है, आपको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, आपने 4 लगाया और 4 आपको मिला, ठीक। और फिर लास्ट में है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसमें क्या है, आउटपुट इंक्रीजेज लेस देन द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन इनपुट्स, ठीक है। आपने इंक्रीज कर दिया इनपुट को अब 4 से 6 पर, लेकिन जब आपने देखा रिजल्ट, जो आउटपुट आपके पास आ रहा था वो 6 के जगह 6 या फिर 6 से ज़्यादा नहीं, वो आपका कम आउटपुट दे रहा है। आपको कितना, 6 इनपुट करने पर आपको मिल रहा है कितना, 5 आउटपुट, ठीक है। तो ये आपके 3 स्टेजेस हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे रिटर्न्स टू स्केल में क्या सीन है, ये आपका एक लॉन्ग रन कंसेप्ट है। इसमें 3 स्टेजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पहला स्टेज क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। स्टार्टिंग में आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग रेट। और इसमें क्या था, इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग रेट, ध्यान रखिएगा। और फिर लास्ट आपका क्या था, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसमें तो डायरेक्ट डिक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ये नहीं देखा ना, यहाँ पर पहुँच करके, यहाँ पहुँच कर फिर ये नीचे डालने लगेगा, ठीक है, नीचे डाउन होने लगेगा। तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 3 स्टेजेस होते हैं। स्टार्टिंग में वो बढ़ता है बहुत तेज़ी से, फिर नेक्स्ट वाले में यानी कि कांस्टेंट वाले में जितना आप इनपुट करोगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, और फिर लास्ट वाले में डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, मतलब आप इनपुट बढ़ाओगे लेकिन आपका आउटपुट घटेगा, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, ए फैक्ट्री डबल्स इट्स साइज एंड वर्क फोर्स इफ आउटपुट मोर देन डबल्स इट्स एक्सपीरियंसिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मतलब एक फैक्ट्री का ओनर फैक्ट्री का जो साइज है और फैक्ट्री के जो वर्क फोर्स है दोनों को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो जब ये दोनों इंक्रीज करने पर अगर उस फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट है आइसोकॉन्ट, ए कर्व शोइंग ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 इनपुट्स दैट प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। ध्यान रखिए, एक कर्व रहेगा, ठीक है, एक कर्व रहेगा जिसमें क्या है, आपके 2 कॉम्बिनेशन रहेंगे, 2 गुड का, गुड 1 और गुड 2, ठीक है। तो और क्या होगा, हर लेवल पर, ठीक है, यहाँ पर जो भी कर्व के जो भी बनेगा, हर लेवल पर जो भी प्रोडक्शन आपका होगा, हर लेवल पर जो भी आपका कॉम्बिनेशन रहेगा दोनों इनपुट का, वो सेम रहेगा, सेम लेवल ऑफ आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। 2 गुड्स हैं, कितने, 2 गुड्स हैं, उनको जब आप इनपुट करोगे तो फिर आपको आउटपुट सेम मिलेगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन का। जैसे ए है और बी है, ए और बी को आप कंबाइन करके प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो इनपुट ए और इनपुट बी दोनों को मिला करके जो आपको प्रोडक्शन मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा वो आपका सेम रहेगा, ठीक है, सेम। तो इसमें क्या है, इसमें आपको एज्यूम करना है कि आपके पास 2 इनपुट है, ठीक है, 2 आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसको आप इनपुट करोगे। इनपुट्स आर सब्स्टिट्यूटेबल, इसका मतलब आप एक इनपुट को दूसरे इनपुट के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका टी या कॉफ़ी, इन दोनों को आपस में क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही आप समझ लीजिए, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, मतलब आपके टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये तीनों आपको एजम्पशन याद रखना पड़ रहा है, मतलब सॉरी पड़ेगा, ठीक है। पहला क्या, 2 इनपुट होते हैं, इनपुट्स आपके सब्स्टिट्यूट हैं, मतलब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। और तीसरा क्या है, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, आपके टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ आपकी है कुछ ऐसे कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ऐसे, अगर आपका ये कर्व रहेगा तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और अगर ये ऐसे होता है तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। देखिए अगर ये ऐसे है तो ये कन्वेक्स टू ओरिजिन है, और ये अगर ऐसे है तो इसको बोलते हैं कनकेव टू ओरिजिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हायर आइसोकॉन्ट्स रिप्रेजेंट हायर आउटपुट लेवल्स। अभी देखिए मान लीजिए 1 कर्व, 2 कर्व, 3 कर्व, तो इन सबको, ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो सी है, इन तीनों को आइसोकॉन्ट बोलते हैं। तो ये जो सबसे सी वाला है ना, ये सबसे ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड करेगा, सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ आउटपुट पर काम करेगा ये, ठीक है। और उसके बाद ये बी वाला, और उसके बाद फिर ये ए वाला। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, जो हायर आइसोकॉन्ट रहेगा वो आपको हायर आउटपुट लेवल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और एक और बात क्या ध्यान रखना है आपको, ये डू नॉट इंटरसेक्ट, इसका मतलब ये जो ए है, ये जो बी है और ये जो सी है, ये तीनों आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज ही क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग,
convex to origin, higher isoquants represent higher output levels and do not intersect. ठीक है, एक यहाँ पर देखिए बना हुआ है आइसोक्वांट कर्व का, ठीक है, वही चीज़ है जो हमने आपको बताई थी, क्या ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आपका एक इनपुट है, यहाँ पर एक आपका इनपुट है, इन दोनों को कंबाइन करो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको, चाहे ये वाला कॉम्बिनेशन हो, चाहे ये वाला कॉम्बिनेशन हो, चाहे ये वाला कॉम्बिनेशन हो, ये दोनों ही आपको सेम आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आइसोक्वांट कर्व था आपका। अब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होगा आइसोक्वांट में? ठीक है, प्रोड्यूसर्स एम टू मिनिमाइज कॉस्ट फॉर अ गिवन आउटपुट और मैक्सिमाइज आउटपुट फॉर अ गिवन कॉस्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, मतलब इसमें क्या है, इसमें प्रोड्यूसर्स का ये एम रहता है, क्या एम रहता है कि किसी तरह क्या करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, और जो आउटपुट है आपका उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है और आउटपुट को इंक्रीज करना है, ये इन लोगों का क्या रहता है, मेन एम रहता है। अब इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा? इक्विलिब्रियम इज वेयर द आइसोक्वांट इज टेंजेंट टू द आइसोकॉस्ट लाइन। जहां पर आपका ये जो आइसोक्वांट है, ठीक है, यहां पर देखिए बना हुआ है, जहां पर आपका ये जो आइसोक्वांट है, ये जो आइसोक्वांट है, ये जो आपका आइसोक्वांट है, जहां पर ये आपके आइसोकॉस्ट लाइन से टच हो जाएगा, देखिए यहां पर टच हो रहा है, तो ये पॉइंट आपकी क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, द प्लेस वेयर, द पॉइंट वेयर द आइसोक्वांट इज टेंजेंट टू द आइसोकॉस्ट लाइन। ठीक है, टेंजेंट हो जाएगा, मतलब ये एक ऐसे एक लाइन बनी हुई है, वहां पर ये ऐसे टच करके निकल जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आइसोक्वांट के आने के चांसेस कम रहते हैं, बट हाँ अगर ये आ गया तो आपको ये चार्ट ज़रूर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इधर साइड आपका कैपिटल है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आपका लेबर है, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट कर्व एनालिसिस, कॉस्ट कर्व एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग को देखना होगा शॉर्ट रन कॉस्ट का क्या सीन है। शॉर्ट रन कॉस्ट को समझने के लिए हम लोग को कुछ फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा, मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जैसे टोटल कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जो आपकी फैक्ट्री में फिक्स्ड होते हैं, जब भी आप प्रोडक्शन करोगे तो कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जैसे आपका रेंट, तो ये सब चीज़ें क्या है, आप प्रोडक्शन करो या ना करो आपको पेमेंट करना ही करना है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का क्या सीन है, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा आपको मटेरियल के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जब भी आप फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो वो आपका क्या निकल आएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जब आप वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो वो आपका क्या निकल आएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और एटीसी क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट। एटीसी तो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, इसको रब कर दे रहा हूं, एटीसी आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो पहला, अगर आपके पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, एवरेज, एक मिनट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका एवरेज टोटल कॉस्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास टोटल कॉस्ट दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो वो क्या आएगा, आपका एवरेज टोटल कॉस्ट निकल आएगा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज इन टीसी। ठीक है, मतलब आपके टोटल कॉस्ट में जितना भी चेंज हो रहा है, ठीक है, एक मिनट, आपके टोटल कॉस्ट में जितना भी चेंज हो रहा है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, चेंज इन टीसी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो जितना भी टोटल कॉस्ट में चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय जितना भी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको सामने क्या मिल जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर्व है। ठीक है, ये डायग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जितना भी रहेगा, ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जितना भी है, आपका थोड़ा सा पैरेलल में स्टार्टिंग में डिस्टेंस कम रहेगा एवीसी का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का,
फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जाएगा, लेकिन ये दोनों आगे चल के मिलेगा नहीं, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बना रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, फिर धीरे धीरे वो डिफरेंस कम होने लगेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका SMC है, यानी कि शॉर्ट रन मैनेज, यानी कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, इसमें क्या सीन है? इसमें ये सीन है कि आपका ये जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, ये इन दोनों को इसके लोएस्ट से, मतलब रुकिए हम ये थोड़ा सा रब कर दें, ठीक है, एक मिनट, बस ये हो गया। हाँ, मतलब ये जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, ये SAC के सबसे लोएस्ट से, जहाँ पर सबसे नीचे तक जा रहा है वहाँ से, और एवरेज कॉस्ट के सबसे लोएस्ट से कट करते हुए ये सबसे ऊपर निकलता है, ठीक है। मतलब SAC के सबसे लोएस्ट में और ABC के सबसे लोएस्ट में SMC कट करते हुए ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और आपका क्या सीन है, ये Y एक्सिस पे आपको कॉस्ट देखने को मिल जाएगा और X एक्सिस पे आपको आउटपुट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन कर्व्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज़। और ये फॉर्मूलाज जो यहाँ पर अभी हमने ऊपर आपको समझाया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। शॉर्ट रन देख लिया। अब लॉन्ग रन कॉस्ट क्या सीन है? लॉन्ग रन कॉस्ट का, ऑल कॉस्ट्स आर वेरिएबल, सारे कॉस्ट जो हैं आपके वो वेरिएबल रहेंगे। शॉर्ट रन में क्या था, कुछ आपके वेरिएबल कॉस्ट थे, कुछ आपके फिक्स कॉस्ट थे, लेकिन यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर आपका सारा का सारा कॉस्ट क्या रहेगा, वो आपका वेरिएबल नेचर का रहेगा, ठीक है। द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व shows the minimum cost of producing each output level when all factors can be varied, ठीक है। ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आपको क्या दिखाएगा, ये बताएगा कि मिनिमम कॉस्ट आपको कितना लगने वाला है जब आप सारे फैक्टर्स को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करोगे। द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व शोज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच आउटपुट लेवल व्हेन ऑल फैक्टर्स आर कैन बी वैरिड, ठीक है। तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आपको ये बताएगा, ठीक है, ये आपको ये बताएगा कि किस आउटपुट लेवल पर कितना आपका कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगा जब आपने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वैरी किया है, ठीक है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज किया है, ठीक है। तो एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं, उससे समझ में आएगा हम लोग को। तो सबसे पहले तो आपको X एक्सिस पे कॉस्ट रखना है, आपको Y एक्सिस पे कॉस्ट रखना है और X एक्सिस पे आपको आउटपुट रखना है, ठीक है। LRMC यानी कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपका एवरेज कॉस्ट है, सबसे पहले आपको एवरेज कॉस्ट ऐसे U शेप में बनाना है, और जहाँ पर एवरेज कॉस्ट का सबसे लोएस्ट रहता है, यहाँ पर इस पॉइंट M पे, ठीक है, इस पॉइंट M पे, यहाँ से आपका ये जो LRMC है यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, ये आपका कट करते हुए आगे बढ़ेगा और ये ऊपर चलता जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि आपका जो लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट होता है, उसके सबसे लोएस्ट से मार्जिनल कॉस्ट उसको कट करके निकलता है। इसका मतलब आपका ये जो MC है, MC कट्स AC फ्रॉम बिलो, ठीक है, ध्यान रखिएगा।